कहानी उस शख्स की जिसने 75 रुपए किराए वाले कमरे में रहकर की पढ़ाई। घर की दिक्कतें देख गांव के लोगों संग काम करने दिल्ली पंजाब भी गए। घर की दिक्कतें देख गांव के लोगों संग काम करने दिल्ली पंजाब भी गए। दिन रात एक कर खूब की मेहनत, खड़ी कर ली करोड़ों की कंपनी। बिहार के शहरों को शानदार मकानों से सजाया। बिहारियों को स्मार्ट होम का सपना भी इन्होंने ही दिखाया। बिहारियों को स्मार्ट होम का सपना भी इन्होंने ही दिखाया। जानिए संजीव मिश्रा के बारे में सब कुछ कहानी जिंदगी की में गरिमा भारती के साथ। नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा भारती। आज के एपिसोड में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 75 रुपए के कमरे में रहने से लेकर के करोड़ों की कंपनी खड़ी करने तक का सफर तय किया है। ये स्टोरी स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की है। आइए संजीव मिश्रा का स्वागत करते हैं जो पनोरमा ग्रुप के CMD है। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के हैं आप और आपने जो सफ़र तय किया है, एकदम अर्श से फर्श तक का सफ़र, स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक का सफ़र। हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे दर्शकों के साथ और नई पीढ़ी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी, अगर उनका भी कोई बुरा अनुभव रहे तो वो मायूस ना पड़े, उन्हें भी लगे कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। शुरुआत कहाँ से की सर आपने? देखिए मैम, मेरा घर छातापुर है, सुपौल ज़िला में पड़ता है। एक रामपुर गांव है, बहुत छोटा सा कस्बा है। अब तो खैर बहुत अच्छा यातायात का कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हम लोगों को। इवन कि हमारे गांव में साइकिल भी जाने में असुविधा होती थी। तो मैं रामपुर का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी एक बहुत साधारण नौकरी करते थे लुधियाना पंजाब में। अच्छा। तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी मेरे पेरेंट्स का, चूँकि मेरी मम्मी भी कम पढ़ी लिखी थी, मेरे पापा भी कम पढ़े लिखे थे, तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। अच्छा। और उन्होंने जिद ठान ली कि नहीं पढ़ाना है। वो पंजाब गए, मजदूरी किए, सुपरवाइज़र का काम किए, जो भी पैसा कमाते थे हमारे पढ़ाई के लिए। हम 2 भाई हैं, तो बड़ा मैं हूँ और घर की जिम्मेदारी टोटली पापा के ऊपर था। और कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई खेती की आमदनी नहीं थी, क्योंकि हम लोग के पास खेत भी बहुत कम था। 1-1.5 बीघा। सरकारी नौकरी में थे या नहीं, प्राइवेट में थे। प्राइवेट में थे। और उनकी आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं थी, नॉमिनल पैसा कमाते थे। और ऊपर से कि आपका जो पैतृक घर है उससे एकदम दूर लुधियाना में, वहाँ सब कुछ किराए का होगा, सब चीज़ किराए का, बहुत कम पैसा बचता था। लेकिन जो भी पैसा बचता था हमारे पढ़ाई के लिए वो हमें भेज देते थे। तो चूँकि हम लोग पास पैसा नहीं था तो हम लोग सरकारी स्कूल में गाँव में पढ़े। हमने 5th क्लास अपने गाँव से ही किया। और गाँव से उत्तर 3 किलोमीटर, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर उत्तर हाई स्कूल था, हरिहरपुर हाई स्कूल। वहाँ हमने 7th में एडमिशन लिया और 10वीं हमने वहीं से की, गांव से ही। और 10वीं करने में भी हम लोगों को समय समय पे जैसे फ़ी नहीं दे पाते थे, ट्यूशन का पैसा नहीं दे पाते थे, बहुत कठिनाई हुई। लेकिन 10th तक हम एवरेज स्टूडेंट थे और पढ़ाई में इतना मन भी नहीं लग रहा था 10वीं तक। जब 10वीं का हमने बोर्ड दिया तो मेरा मन किया, चूँकि लुधियाना पंजाब हमारे गाँव से लोग जाते थे और वहाँ से आने के बाद उनका अच्छा कपड़ा, 2 व्हीलर पे घूमना, 4 व्हीलर पे घूमना, हम लोग को थोड़ा सा इंस्पायर करता था कि भाई ये लड़का गया और 6 महीने साल भर के बाद ही आता है। बिहार के छोटे शहरों, छोटे गांवों की अभी भी ये परिपाटी है कि लोग जाते हैं कमाने। जी। तो उनको देखता था, लगता था कि नहीं हमको भी देखना चाहिए आखिर लुधियाना पंजाब कैसा है, लोग वहाँ कैसे रहते हैं। तो ये सब, चूँकि गाँव से कभी बाहर निकले नहीं थे हम। और जब मैं 8वीं 9वीं में था, 10वीं में, तब जाकर के मैंने पहली बार मूवी भी देखा था। सिनेमा हॉल कैसा होता है, DVD 3 का, फॉरबिसगंज में, अररिया फॉरबिसगंज में। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि ATM क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, क्योंकि गांव से कभी बाहर निकला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला कहीं घूमने का। इवन कि 10वीं जब मैं हम लोग बोर्ड देने के लिए गया था तब बाहर निकले थे, उससे पहले कहीं निकला ही नहीं था, मौका ही नहीं मिला, या ऐसी हमारे पास सुविधा नहीं थी, हम नहीं निकल पा रहे थे। तो मेरा भी मन किया कि हम पंजाब चलते हैं एक बार। तो 10th बोर्ड देने के बाद मैं पंजाब गया पहली बार। अकेले आप गए कि गांव से, जैसे कि गांव से हमारे जैसे हमारे गांव से लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए। तो मेरे फादर को लगा कि भाई क्यों आया यहाँ,
किस लिए आया, इसको पढ़ना। उस वक्त भी आपके पिताजी वहाँ? मेरे पिताजी वहीं रहते थे। तो जब मैं गया, लोगों से मिला, देखा और अपने पिताजी का भी काम देखा, मेहनत देखा, तो पता नहीं मुझे एक लेसन मिला, सीख मिली और मुझे लगा कि नहीं, अब हमको पढ़ना चाहिए। उन लोगों का मेहनत देख करके मैं दंग रह गया कि इतना मेहनत यदि लोग बिहार में करेंगे, इतने पंचुअल बिहार में रहेंगे, तो बिहार पता नहीं कहाँ से। उसी टाइम में सोच लिया था कि नहीं, हम लोग पढ़ लिख करके कुछ बिहार में करेंगे। जितना मेहनत ये लोग प्रदेश में आके कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में आके कर रहे हैं, उतना मेहनत अपने घर में करते तो शायद इन लोगों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो वहाँ हम लोग देखे कि मजदूरी करते हुए, मतलब 12-12 घंटा, 15-15 घंटा, इवन कि 18 घंटा ओवर टाइम करते हुए फैक्ट्री में, तो बड़ा अजीब लग रहा था हमको। हम भी 3 महीना वहाँ नौकरी किए, आए और फॉरबिसगंज में जाकर के हमने, मेरा रिजल्ट निकला 10th का और बहुत कम नंबर से हम पास किए थे, क्योंकि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। मैं एक्चुअल बताऊं, 10वीं तक हम लोग को पढ़ने का बहुत ज़्यादा एक पैशन होता ना, पैशन नहीं था। हाँ ठीक है, पास करना है, मन में था कि हाँ 10 ठीक है, 10th बोर्ड है और हम लोग पास करेंगे, फेल नहीं हो। तो हमारा 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न ऐसे कुछ आया था। घर में रिएक्शन क्या था? पिताजी तो नाराज हुए होंगे कि इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, उन लोगों को था कि हमारा बच्चा अच्छा करे, लेकिन हम लोगों को मन नहीं लग रहा था, या कोई बढ़िया बैकअप नहीं मिल पा रहा था, या क्वालिटी एजुकेशन। आप सरकारी स्कूल में क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी? ट्यूशन पे ही हर चीज़ डिपेंड। हाँ, ट्यूशन पे था, तो ट्यूशन भी गाँव में ही, बगल में ही पढ़ते थे। तो फादर, रिजल्ट आ गया, फिर हम लोग को लगा कि नहीं, आगे पढ़ना चाहिए। तो हम फॉरबिसगंज में, मेरे पेरेंट्स में एडमिशन किया। पेरेंट्स तो बाहर रहते थे, जो भी डिसीजन लेना था मैंने लेना था। आपकी माँ भी पिताजी के साथ रहती थी? नहीं, हम 2 भाई हैं और मम्मी अपने गांव में रहते थे। आप तीनों गांव में रहते थे, फादर बाहर रहते थे। तो किसी का, कोई बोले साइंस लो, कोई बोले आर्ट्स लो, कोई बोले कॉमर्स लो, तो बहुत कंफ्यूज थे। तो मुझे लगा कि नहीं, कॉमर्स लेकर के एक ऐसा चीज़ है कि कॉमर्स लेकर के हम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या नौकरी की इसमें कुछ संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैंने कॉमर्स रखा और फॉरबिसगंज में एडमिशन लिया। वहाँ से हमने 2 साल में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। फिर हम उसी फैक्ट्री में चले गए लुधियाना के। 3 महीना मेरा टाइम क्यों ख़राब हो, तो उसी फैक्ट्री में जाकर के फिर 3 महीना मैंने कमाई की। उस पैसे से जाकर के मैंने पूर्णिया में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। ये 99 की बात है। आपने कौन, पूर्णिया कॉलेज? पूर्णिया कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ भी मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया, कॉमर्स ही रखा और फिर बैंकिंग की तैयारी की कि हमको बैंकिंग। उस टाइम में मेरा एज नहीं हुआ था, कोई 17 ईयर्स का था, 16-17 ईयर्स का, 16 का होगा मैं उस टाइम में। तो मैंने बैंकिंग। कौन से ईयर की बात है ये? और ये आपको 98-99 की बात है। तो कितने दिन चले आपके 15,000 रुपये जो कमा कर लाए थे? वो तो 4-5 महीना मुझे लग रहा है खर्च हो गया, लेकिन फिर 6 महीने के बाद मैंने पहली बार फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने ट्यूशन पकड़ा और महज पूर्णिया में। रहते थे सुपौल के गांव में? जी नहीं, मैं पूर्णिया में ही, फिर सुपौल तो मेरा गांव हो गया, नेटिव प्लेस हो गया। और 11th-12th किया मैंने फॉरबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट से। फिर हमने ग्रेजुएशन के लिए पूर्णिया चले गए। मेरे चाचा भी वहाँ नौकरी करते थे, तो मुझे लगा कि पूर्णिया अच्छा जगह है, वहाँ कॉलेज भी, कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई होती थी और वहाँ बैंकिंग की तैयारी भी लोग तो डिफरेंट कोचिंग में चलता था जी। तो हमको लगा कि नहीं, हमको बैंकिंग में जाना चाहिए और बैंकिंग की तैयारी मैंने की। 2 साल अच्छी तैयारी हुई। फिर बीएसआरबी डिजॉल्व हो गया। तो बीएसआरबी डिजॉल्व हो गया तो मुझे लगा, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था। जब बीएसआरबी डिजॉल्व हो गया तो फिर मैं अखबार पलटना शुरू कर दिया कि मैं प्राइवेट नौकरी, चूँकि अब तो नौकरी होना नहीं है। और जिस टाइम हम तैयारी कर रहे थे, मेरा एज भी नहीं हुआ था। एज जैसे ही हुआ कि बीएसआरबी डिजॉल्व किया, फिर मैं दिल्ली चला गया कि मैं वहाँ से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट यहाँ से कर लूँगा और अपने आगे की पढ़ाई करूँगा और सीए की तैयारी करूँगा। मैं दिल्ली चला गया। एक हमें नौकरी भी मिल गई वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में। मैंने कुछ दिन फाइनेंस का नौकरी किया असिस्टेंट के रूप में। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो फिर उसी कंपनी में हमारा प्रमोशन हुआ। और भी नोकिया है और भी कुछ ऐसी कंपनी है जैसे मैंने काम किया। उसके बाद फिर हमारा फिनांस में था, टैक्सेशन का पार्ट देखता था, तो लोगों का इनकम टैक्स फाइल करना या उनका फिनेंशियल कंसल्टेंसी देना। तो हमारी जिस फर्म में हम काम कर रहे थे, सीख रहे थे शर्मा एंड एसोसिएट्स में, वो बिल्डर को देखते थे। अच्छा। तो बिल्डर का काम उन्होंने हमें ही दे दिया कि जाओ प्रोजेक्ट अप्रूव कराओ, इनको फिनांस करवाओ, इनको पैसे की ज़रूरत है बैंक से फिनांस करवाओ। धीरे धीरे हमारा बिल्डर सबसे वहाँ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया और जिसकी वजह से क्या ना, हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। जो नौकरी से पैसा आता था, उसके अलावा बिल्डर लोग भी हम चूँकि फास्ट काम करके देते थे, तो बिल्डर भी हमें अलग से इंसेंटिव के रूप में या एक प्रमोशन के रूप में, नहीं ठीक आप मेहनत किया, आप अलग से कुछ पैसा हमको मिल जाता था वहाँ। तो मेरा धीरे धीरे जी, तो मैंने देखा कि जो बिल्डर के पास 10 लाख 5 लाख रुपए के लिए परेशान रहता था, वो 2 साल 4 साल में करोड़पति अरबपति हो गया।
तो मुझे लगा भाई ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ नाम और पैसा दोनों एक साथ बहुत जल्दी से होता है। आपको बचपन वाली बात हिट की होगी। जी जी जी, शुरू में था जी। तो शुरू में मैं 75 रुपया में मैं आपको बता था कि रहता था, और बचपन में जब मैं इससे पहले भी आपके स्टोरी में बता चुका हूँ। तो वो 75 रुपए वाला जो कमरा था वो लुधियाना में था या फिर पूर्णिया? नहीं, फॉरबिसगंज में। फॉरबिसगंज जब मैं स्टूडेंट था जी, तो वो तो बिल्कुल एक बेड मिला होगा जी आपको जी रहने जी के लिए स्टूडेंट जी, झोपड़ी था, उसी में हम रहते थे। तो उसके बाद मुझे बहुत कम टाइम में देखा कि रियल एस्टेट में अच्छी संभावना है और लोग बहुत जल्दी पैसा भी और नाम भी हो जाता है। तो मुझे लगा नहीं, यहीं हमको काम करना चाहिए। मेरी बचपन के मेरा था भी नहीं कि हमको, चूँकि मेरा खुद का घर नहीं था अपना, आपको पहले स्टोरी में बताए थे, तो मेरा जिद था कि नहीं हम तो अपना घर बनाएंगे और लोगों को भी घर बना के देंगे। और बिल्डर नाम सुन करके मेरे लिए एक था कि नहीं, बिल्डर बहुत बड़ा चीज़ होता है। और जैसे बिल्डर का नाम सुनता था तो उसको एक दूसरे निगाह से हम लोग देखते कि भाई बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि आपने वैसे लोगों को ग्रोथ करते देखा। तो बिल्डर है तो चाहे छोटा है बड़ा है, बिल्डर है तो इसका मतलब बहुत बड़ा पैसा वाला, बहुत बड़ा नाम वाला है। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी और मेरा था भी कि हम बिल्डर के साथ काम करें। तो हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे मेरे सीनियर, उनको बोला भी था कि बिल्डर सेगमेंट हमको दे दीजिए आप, क्योंकि मुझे वहाँ उस फील्ड को जानना था, समझना था, फ्यूचर में मुझे काम करना था। और मैंने काम सीखा एनसीआर में और भी जगह जगह काम सीखा, पैसा कमाया। 2012 तक हम लोग का अच्छा चला, 2013 तक। लेकिन धीरे धीरे एनसीआर में उस टाइम में देखे होंगे कि मार्केट में बहुत रिसेशन आ गया बहुत तेज़ी से। जैसे मार्केट अप हुआ था तो वहाँ क्या हुआ कि इन्वेस्टर ज़्यादा हो गया, एंड यूज़र कम हो गए। मतलब आप देखेंगे नोएडा की बात करें या आपको नोएडा वेस्ट की बात करें तो एक लोगों ने 10-10 फ्लैट खरीद लिया। अच्छा। एंड यूज़र मार्केट में तो एक समय ऐसा आया 2014 में कि एंड यूज़र था ही नहीं मार्केट में, सारे इन्वेस्टर घुस गए। तो ऑब्वियस है मार्केट गिरेगा, और मार्केट जैसे बूम किया था उसी स्पीड में मार्केट नीचे आ गया। तो उस टाइम में लगा कि नहीं, हम लोग का जो भी रिटर्न प्रॉफिट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना चाहिए, पैक करके या तो दूसरा बिजनेस करें, और नहीं तो ये हमारा जो पूंजी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसी टाइम में हम कुछ पूर्णिया में मेरा इन्वेस्टमेंट था, जो पैसा कमाए थे, तो हमको ये लगा कि इस प्रॉपर्टी को बेच करके हम किसी बाहरी दूसरे शहर में हम कुछ काम शुरू करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, कुछ करेंगे। तो ज़मीन बेचने के लिए हम पूर्णिया गए। तो जो ज़मीन हम 40,000 50,000 रुपये कट्ठा खरीदे थे, उस ज़मीन का कीमत मैंने ऐसे पूछा तो बोला 10 लाख रुपये कट्ठा हो गया। तो मुझे लगा भाई ये बी ग्रेड सी ग्रेड का सिटी, बहुत छोटा सिटी है और यहाँ इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन है, तो कुछ ना कुछ बात है। फिर हम लोग वहाँ घूमना शुरू किए कि फ्लैट का मार्केट है कि नहीं, डुप्लेक्स का मार्केट है कि नहीं। तो कुछ बिल्डर वहाँ स्टार्ट किए थे, लेकिन आई डोंट नो किस रीज़न से वो सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन वहाँ संभावना थी, हम लोग को लगा सर्वे में कि नहीं यहाँ हम लोग काम कर सकते हैं और डिमांड है भी। हम लोग जैसे सर्वे किए थे तो लगा कि नहीं डिमांड है यहाँ, और हम लोग यदि मेहनत करेंगे तो माल बिकेगा। तो हम लोगों ने वहाँ 2016 में पैनोरमा ग्रुप करके एक ब्रांड बनाया और कंपनी बनाई बिहार में, चूँकि बिहार में काम करना था, बिहार की कंपनी थी। और इससे पहले कभी इंडिविजुअल हम लोग काम नहीं किए थे, पार्टनरशिप में काम किया। तो शुरुआत में पैनोरमा का काम कैसे रहा, क्योंकि अभी तो पैनोरमा ग्रुप्स भी वाइड सेक्टर में काम कर रही है, अलग अलग, चाहे वो मतलब सोशल सेक्टर में हो या फिर बिल्डर वाला काम, तो आपने कहा ही। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कितने रुपए से, या फिर कैसे कैसे आपने शुरुआत? देखिए शुरुआती में हमारे पास तो बहुत पैसे थे नहीं, जो भी पैसा कमाया हमने ज़मीन ले लिया था पूर्णिया में। तो पूर्णिया में ऑलरेडी मेरा लैंड था, उसको हमने फ्यूचर एक्सपेंशन किया और लैंड परचेज किया और हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहाँ। और जैसे ही पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, एक साथ हमने क्या किया, 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक थोड़ा सा शहर से बाहर, एक बीच शहर में, एक यूनिवर्सिटी के पास, और तीनों साइट को मैं एक साथ स्टार्ट किया। तो शुरू में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट वहाँ बहुत अच्छा नहीं था। हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि भाई आप बुक कराइए, जैसे जैसे आपका बिल्डिंग बनेगा। शहर छोटा था तो मुझे लगता है लोगों को समझाने में बड़ा टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। और हम लोग 1 साल तक संघर्ष किए वहाँ। 1 साल तक हम लोग का बहुत बुकिंग नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बनता गया, देखते गए लोग, फिर उसके बाद जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया। और आपके पास जैसे बुकिंग्स आई शुरुआती दौर में, तो किस तरह के लोग आपके पास? पहले जैसे हमारे पास जो लोग आते थे ना, सैलरीड क्लास के लोग, जिनको मतलब कि 50,000 1 लाख रुपए दे दिए, धीरे धीरे कमा के देंगे, फिर बाकी जो बचेगा लोन ले लेंगे। बहुत बड़े लोग नहीं आते थे हमारे पास, मतलब कि इंस्टॉलमेंट, मतलब जिनको घर का था सपना कि हमको घर लेना है, 25,000 20,000। हमारे यहाँ बुकिंग भी होता था 11,000 से। अच्छा। लोग 11,000 देते थे, फिर 20,000 दे दिए, फिर 25,000 दे दिए। लेकिन ये 2 साल हम लोगों को लगा, ये पीरियड हम लोगों का 2 साल गया।
लेकिन हम लोग यही बताते थे कि आप 50,000 1 लाख से बुकिंग कराइए, जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगा हमको वैसे वैसे पैसा दीजिएगा। आपको लगेगा कि 5 लाख हमारे ऊपर खर्च किया तो आप 2 लाख रुपए दे सकते हैं। बोला हाँ इतना तो हम लोग दे सकते हैं। तो फिर जब हम लोग 2 साल तक वहाँ बिल्डिंग बनाए और जब लोगों को पोजीशन देना स्टार्ट किया और 20% दिए थे, बाकी बैंक से हमने फिनेंस कराया और बिल्डिंग बन गया है, मात्र 20% दिया है कस्टमर, बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो लोगों को लगा कि नहीं ये बंदा काम करेगा। उसके बाद कि उस टाइम से ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो गया। 2 साल हम लोग को संघर्ष हुआ, फिर 2 साल के बाद तो लोग देखे कि नहीं कि बहुत कम टाइम में ऐसा भी हुआ कि हम लोग 6 महीना 8 महीना में बुक किए और 6 महीना 8 महीना हमने पोजीशन दे दिया डुप्लेक्स का। चूँकि हाई राइज बिल्डिंग में तो टाइम लगता है, लो राइज बिल्डिंग हमने 6 महीना 8 महीना में पोजीशन देना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे हमारा तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो गया है और बहुत अच्छा काम चल रहा है पूर्णिया में। हमने एक लग्जरी प्रोजेक्ट भी बनाया है। और भी जैसे गांव की बात करूं मैं, जहां से मैं पढ़ा लिखा हूं, हम लोगों को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाई हुई थी। हमने स्कूल भी बनाया वहां, अभी हॉस्पिटल भी बनाया है, एक कॉलेज का भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं कि चूँकि वहाँ के गरीब बच्चे हमारे जैसे बहुत ऐसे गरीब हैं वहाँ कि जैसे हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी, ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक्चुअल में पढ़ाना चाह रहे हैं और वहाँ उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मुझे वो याद था अपने गांव का, इसलिए हमने अपने गांव में एक परोरमा पब्लिक स्कूल भी बनाया ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई असुविधा नहीं हो। एक हॉस्पिटल बना, चूँकि हॉस्पिटल हमारे छातापुर में है नहीं, हमने हॉस्पिटल बनाया। अभी रिसेंटली हम एक कॉलेज का निर्माण करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब हैं, मजदूर हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ा पा रहे हैं पैसे के अभाव में, क्योंकि वो बाहर भेजेंगे तो जब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इसलिए हमने एक कॉलेज भी बनाया है। बस यही मेरी कहानी है। एक सवाल कि आपने कहा कि लोगों का ट्रस्ट बनाने में आपको 1 से 2 साल लग गए, यानी कि ये तो बात हो गई कि उन लोगों की जो आपके क्लाइंट होने वाले थे, जिन्होंने 11,000 ही आपको शुरुआत में दिया। आपने कहा कि माता पिता चाहते थे कि खूब आप पढ़ें और जैसा कि मुझे पता है बिहार के लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी कर ले। जी। और उस समय में तो और ज़्यादा इसका क्रेज अभी भी है, उस समय भी था। तो जब आपने कहा कि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन था उनका? देखिए वो मैं नौकरी करता था तो उन लोगों का था कि नहीं नौकरी करे, पैसा कमाए। लेकिन शुरू से मेरा था कि नौकरी, जैसे BSRB की मैं तैयारी कर रहा था, बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। जब डिजॉल्व हो गया तो उसके बाद मन बना लिया कि नहीं हमको अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, जो करना या तो प्राइवेट जॉब करना या आगे जाके हमको, चूँकि मेरा एम्बिशन फिक्स था कि हमको व्यापार करना है शुरू से ही। नौकरी के प्रति मेरी शुरुआत में रही कि चूँकि फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी तो हम व्यापार कैसे कर सकते, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जैसे BSRB डिजॉल्व हुआ और जब मैं दिल्ली चला गया तो मन बना लिया था कि हमको व्यापार ही करना, नौकरी नहीं करनी है। तो हमने कभी उस पर फिर ध्यान ही नहीं दिया नौकरी पे। ई होम्स का आइडिया कहाँ से आया था? क्योंकि आपने कहा कि इसको सेटल करने में बहुत समय लग गया। फिर जी ई होम्स मैम, जब हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, बाहर गए थे तो मैं देखा था स्मार्ट होम बनते हुए। मतलब फॉरेन कंट्री? नहीं, फॉरेन कंट्री में भी और इंडिया में भी, जैसे सीकर है, जोधपुर है, आपका बैंगलोर सिटी है। तो वहाँ जैसे कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनके प्रोजेक्ट पे मैं गया था, देखा था, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक था कि नहीं ये चीज़ हमारे बिहार में भी होना चाहिए। हमने कॉस्टिंग नहीं देखा, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन मन में था कि नहीं हमको बिहार में ऐसा करना है ई होम्स, और जिसकी शुरुआत हमने की है। अभी बहुत ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हमको उससे बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है। पूर्णिया जैसे शहर में इसको लेकर बुकिंग्स आ रही है? बुकिंग्स हमारा जो यूनिट बना था वो तो सारा सोल्ड आउट हो गया, हम लोग बेच दिए, बुक हो गया। अभी लोग अप्रिशिएट करें कि हमारा घर भी स्मार्ट हो, रिमोट पे मतलब बहुत ही अच्छा बना है। जैसे हम लोग अपने शौक से अपने घर को बनाते हो, बिल्डर बतौर बिल्डर हमने नहीं बनाया, हम इस हिसाब से बनाया कि हमको अपना घर में रहना है, उस हिसाब से उस सोच के साथ हमने घर को बनाया है। बहुत बेहतरीन बना है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आपने इंटरव्यू के शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि आपने उस समय में लुधियाना में जो देखा कि यहाँ के लोग कैसे एकदम खटते हैं, जाके एकदम खाटी बिहारी भाषा में कहे कि काम करते हैं, खटते हैं। अगर यहाँ पे वैसा काम करें तो बिहार की सूरत कुछ और हो सकती है। तो इस अभी है, अभी मैं बताऊं कि आपको जितने भी यूथ थे, खास करके इस कोरोना के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि जो इंडिया से बाहर भी थे, अच्छे पोजीशन पे थे, वो सब चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम अपने प्रदेश में, अपने बिहार में काम करें, थोड़ा सा गवर्नमेंट मदद करे यंगस्टर्स को। तो हमको लग रहा है कंप्लाइंसेस ठीक ठाक करे और पेपर वर्क में बहुत डिले ना हो, तो हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तेज़ी से होगा बिहार में। इसकी संभावनाएं भी, हम लोग मोटिवेट भी करते यूथ को कि भाई अपने बिहार में काम कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। जी, अगर आपके जैसे किसी नॉर्मल इंसान को, क्योंकि अभी तो आप हैं और एक समय में आप, जैसा कि आपने कहानी बताई कि 75 रुपए के मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ।
आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जैसे पहले कर रहा था मैं उसी स्पीड में, उससे कुछ और ज़्यादा स्पीड में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और बेहतर से बेहतरीन होने की रेस तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती, लेकिन मैं पूछ रही थी कि अगर दर्शकों में अगर कोई आपको युवा देख रहे हो जिन्हें मन हो कि हम भी आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बने, कुछ अलग करें, और उन्हें उस तरह का हौसला नहीं मिल रहा हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये मोटिवेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और एक आपको मैं ये बता रहा हूँ, यदि आप चाह लेंगे कि मुझे ये काम करना है और जिद ठान लेंगे, आपके अंदर जिद और जुनून होना चाहिए, और यदि आप ठान लिए कि हमको ये काम करना है तो 70% काम आपका वहीं आ जाए। और आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, एक टारगेट है, एक एम्बिशन है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। रास्ते में लोग कितना भी निगेटिव बोले, कुछ भी बोले, तो आपको उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, कोई जवाब भी नहीं देना है, कोई कमेंट का जवाब भी नहीं देना है। आपको सीधे अपने काम, अपने फोकस, अपने एम्बिशन पे ध्यान दे करके आगे बढ़ते रहना है। हाँ, एक बात ज़रूर है, रूल्स को डेविएट नहीं करना है। रूल्स आपका पेपर वर्क, आपका मेहनत, जैसे आपका मेहनत रंग लाती है, उसी तरह से आप अपने पेपर वर्क में दुरुस्त रहें, कंप्लाइंसेस को फुलफिल करें, रूल्स को डेविएट बिल्कुल नहीं करें और आगे बढ़ें। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। अंतिम सवाल, लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपने कहा कि कितना मुश्किल हुआ पूर्णिया में पैनोरमा को स्टेब्लिश करना, या फिर ई होम्स की बात जैसे आप कर रहे हैं, स्मार्ट होम। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में क्या व्यापार करेंगे, वहाँ क्या है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है मैम, बिहार में मैं आपको बताऊँ, संसाधन की कमी ज़रूर है, और मैं आपके माध्यम से दर्शक को बताना चाहूँगा कि संसाधन ठीक है, कठिन है। जैसे मैंने ई होम स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि सब हमको सामान पटना से मिल गया या हमारे पूर्णिया से या आसपास की जगह से मिला, नहीं मिला। हमें बाहर मेहनत करना पड़ा, एक्सप्लोर करना पड़ा, सर्च करना पड़ा, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप ठान लेंगे तो मुझे लग रहा है उस प्रोजेक्ट को मैं यदि बाहर में करता तो हो सकता है इससे मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। ठीक है, पैसे बाद में बहुत आते, हो सकता है मैं सक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन जब अपने गांव में, अपने मिट्टी पे आप काम करेंगे तो आपको कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे मैंने यूँ में स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं सक्सेस होगा, एक मन में डर रहता है हर व्यापारी को, लेकिन वहाँ के लोग आए, इतना मोरल बूस्टअप किए, हमको इतना सपोर्ट किए, अच्छा नहीं ठीक मैं भी एक लूँगा, आपने बहुत अच्छी पहल की है और आपने इतना बड़ा हिम्मत किया है तो मुझे भी एक घर दीजिए आप। मतलब लोग आए और हमको सपोर्ट किए, और बहुत मतलब लोग क्रेडिट दे रहे हैं वहाँ हमको। तो ये चीज़ अच्छा लगता है कि अपने गांव में, अपने मिट्टी पे यदि आप काम करेंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। हो सकता है अन्य प्रदेश में आपको नहीं मिले, वो सिर्फ पैसा से आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ लेकिन मोरली सपोर्ट भी मिलता है अपने प्रदेश में। तो ये तो है प्लस पॉइंट हमारे साथ, यदि अपने यहाँ काम करेंगे तो। सबसे बड़ी बात कि आप इनपुट में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जितनी मेहनत दे रहे हैं, वो आपके प्रदेश को सींचने का काम कर रहा है। जी जी, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं जैसे काम कर रहा हूँ, लेबर है, मजदूर है, मटेरियल वाले हैं, फैब्रिकेटर है, सारा पैसा तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में जा रहा है, प्रदेश में आ रहा है। वो टर्नओवर जो हम कर रहे हैं, जो करोड़ों का, हर महीने में हम लोग करोड़ों का व्यापार करते हैं, करोड़ों का परचेज करते हैं, लेबर पेमेंट करते हैं, वो तो हमारा सब प्रदेश में ही रह रहा है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आज के डेट में हमको लग रहा है उस एरिया में रेवेन्यू की बात करें या होल्डिंग की बात करें या जीएसटी की बात करें तो हम बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, वो हम टैक्स देते हैं, तो अपने प्रदेश को कहीं ना कहीं रेवेन्यू दे रहे हैं, अपने प्रदेश को हम बढ़ा रहे हैं, अपने प्रदेश के मजदूर को हम मजदूरी दे रहे हैं, यहाँ जो लोकल सप्लायर है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट मिल रहा है। तो अपना राज्य के लिए तो हम करेंगे, और स्ट्रगल होगा, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो करना अपने प्रदेश में करना है। और एक बात ये कि भी जो आउटपुट निकल कर आ रहा है ई होम्स के तौर पर, जो भविष्य में आने वाला है, वो भी बिहार को ही मिलेगा। पटना से इनफैक्ट मुझे बिल्डर लोग फ़ोन करते हैं, बहुत बिल्डर फ़ोन किए भाई आप पूर्णिया में कैसे हिम्मत किए प्रोजेक्ट लाने का, और इतना नॉमिनल प्राइस में। तो हमने यही जवाब दिया कि ये प्राइस जो है, जिसे 4000 में हम वहाँ बेच रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड है, विला है, और बहुत लग्जरी विला है, तो कैसे संभव है। तो वहाँ हमने प्रॉफिट को काउंट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर देखा कि आपको ब्रेक इवन कम से कम होना चाहिए, बहुत प्रॉफिट नहीं, नॉमिनल प्रॉफिट में हम काम करेंगे। बल्क परचेज कर रहे हैं तो हमारा नॉमिनल प्रॉफिट में अच्छा प्रोजेक्ट निकल गया है, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इतना कम प्राइस में हम लोग कैसे बेच रहे हैं। तो बस एक यही था मन में कि नहीं हमको करना है, इसलिए हमारा सक्सेस हुआ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी हमारे साथ शेयर की, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है आज के यूथ के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी, जो कभी कभी हताश हो जाते हैं कि बिहार में क्यों आ गए हम। देखिए मैम, हम लोग जो काम करते हैं हम लोग को भी बहुत परेशानी आती है, जैसे फायर को और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, नाम लेना उचित नहीं होगा सोशल प्लेटफॉर्म से, दिक्कतें आती है, लेकिन उसके पीछे हम लोग लगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं
कि भाई ये परेशानी है, टाइट है, हमको इतना दिन में बना के देना है, तो अगला भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं। तो अभी सीधा आपके पास गए, काम नहीं हुआ तो एग्रेसिव होकर के आपसे लड़ ले, झगड़ ले, तो उसमें काम नहीं होता है। आपको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे तो सामने वाले समझते हैं। और इसी फार्मूला पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का सारा प्रॉपर्टी, हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है, सब सक्सेस कर रहे हैं। मतलब कि हौसला रखे, दिमाग शांत रखे तो सब कुछ सब चीज़ संभव पॉसिबल है। है। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, संजीव जी thank you, हमारे साथ thank you. जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ पैनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा थे। आपने इनकी ज़िंदगी की कहानी जानी कि कैसे 75 रुपए के कमरे में रहने से लेकर करोड़ों की कंपनी खड़ी करने तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। कैसे कैसे मुश्किलें सामने आई और कैसे कैसे इन्होंने सभी मुश्किलों को हटाकर सक्सेस को अपने कब्जे में किया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे और भी एपिसोड्स में हम आपको बिहार के इसी तरह के सक्सेसफुल लोगों से मिलवाते रहेंगे। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।